बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। जब आप बिस्मिल्लाह करते हैं और पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो दिल में जहन में यही आता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। और आप कोई भी नाम, कोई भी काम, कोई भी कदम, कोई भी फ़ैसला अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट लेते हैं या आगाज़ करते हैं तो उसमें आपको पता है कि आप शुरू जिस नाम से कर रहे हैं उसकी बरकतें अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में नाजिल फरमाएगा। और इस पर कोई शक और कोई दो राय है ही नहीं, हक़ की बात है। आज बायां कहानी में आपको करते हैं खुशामदीद। न्यूज़ वन की पूरी टीम आज रोज़ जब हफ्ते में 3 दिन हमारा प्रोग्राम जब होता है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो हम हर एक कहानी पे कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं और हमें कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिससे हम हैरान रह जाते हैं। आज शायद मैं हैरान होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। कभी आप तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आज मैं इसलिए तैयार हूँ कि 2 महीने पहले न्यूज़ में एक खबर बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही थी, लोग सुन रहे थे, ब्रेकिंग में आ रहा था। और वो खबर क्या थी? पाकिस्तान के पहली ट्रांसजेंडर लॉयर, चूँकि वकीलों के ख़ानदान से हूँ, अब्बा वकील मरहूम, तो मुझे जब भी कभी मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपकमिंग न्यू यूथ के कुछ लॉयर्स को देखकर। लेकिन ट्रांसजेंडर्स के साथ कुछ एक अलग ही हमेशा एक अटैचमेंट रही, क्योंकि शायद मेरे प्रोग्राम में उनका आना बहुत रहा, उनका पार्टिसिपेशन बहुत रहा। और जब लॉयर भी और ट्रांसजेंडर भी, तो मैंने उस दिन सोचा था, मैंने कहा कब मुलाकात होगी इस इंसान से। क्या हमारे पास इनकी वीडियो है? नहीं? अच्छा, तो जब मुझे पता चला कि इनसे टीम का राब्ता हो रहा है और वो आना चाह रही हैं, तो आइए कुछ बता दूं इनके बारे में। 15 साल की उम्र में लाहौर से कराची आती हैं, ठीक कहा मैंने शायद। और आने के बाद बहुत कुछ हुआ। सड़क पर भीख भी मांगी, लेकिन भीख मांगने से किसी ने रोक दिया। मुझे नहीं पता ये अपनी कहानी कहाँ से शुरू करना चाहेंगी, लेकिन मुझे इतना पता है ये सफ़र आसान नहीं है। आज इनकी उम्र 28 बरस अभी हुई है और इस उम्र में कितने लोगों की मदद कर चुकी हैं ऑलरेडी। वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाते हैं निशा से। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको सिर्फ चैनल्स पर घर से ही बैठकर देखती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। दैट इज सो स्वीट। कितनी क्यूट है ना। तो छूटते ही ऐसी बात कर दी तुमने कि बिल्कुल मैं खामोश हो जाऊँ, है ना। यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच पसंद करने के लिए, देखने के लिए और भरोसा करने के लिए कि आज तुम माया कहानी के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कहानी सुनाओ। निशा, कहाँ से आगाज़ करना चाहोगी? वकील बाबू कहाँ से आगाज़ करेंगी? मैं बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओके। बेसिकली बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। ओके। माँ बाप की बहुत लाडली थी, हमेशा ज़िद करती थी और मेरी ज़िद हमेशा पूरी भी की जाती थी। अभी तक मेरी ज़िद पूरी की जाती है फैमिली से। ओके। तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था मैं क्या हूँ। 5वीं और 6ठी जमात तक तो होश ही नहीं था और 5th 6th ग्रेड तक बिल्कुल कोई आइडिया नहीं पता था। ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, मेरा जेंडर क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, मुझे कुछ अपने बारे में पता ही नहीं था। लेकिन 7th क्लास में जब मैं गई तो मेरे क्लासमेट मुझे बुलिंग करते थे, मायूब नामों से पुकारते थे। तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, मैं दूसरे बच्चों से बहुत डिफरेंट हूँ। बहुत कोशिश की खुद को चेंज कर लूँ, दूसरे बच्चों की तरह बन जाऊँ। फैमिली मुझे लड़का समझती थी, फैमिली तो आज भी मुझे लड़का ही समझती है, लेकिन मैं लड़का बन नहीं पाई। शायद मैं ये अपनी बदकिस्मती समझती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को वो रिस्पॉन्स, वो इज़्ज़त, वो चीज़ें नहीं दे पाई जो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया, मैट्रिक आ गया, मुझे पता चल गया कि मैं एक नॉर्मल लड़का या लड़की नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। कम्युनिटी के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गई। फिर फैमिली का स्ट्रिक्ट रवैया था। बचपन ऐसा गुजरा, बहनों के साथ गुजर गया। बहनें बहुत प्यार करती थी, समझाती थी, खिलाना पिलाना, घर से बाहर नहीं निकलती, उन्हीं के साथ रहती थी। कुछ फैमिली का इस तरह का मेरे साथ ट्रीट भी शायद मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ गया। मैट्रिक करने के बाद जब ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में घूमने लग गई, फैमिली का मेरे साथ स्ट्रिक्ट रवैया था। फिर ट्रांस के साथ मेरा बहुत ज़्यादा मेल मिलाप स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना घर छोड़ दूँ,
अपनी कम्युनिटी में चली जाऊं, तो मैंने अपने दोस्तों के कहने पर घर को छोड़ दिया और मेरे दोस्तों ने बोला कि हम दूर जाकर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे। तो हम घर से भागकर लाहौर से भागे तो हम कराची आ गए। जब हम कराची आए हमें इल्म ही नहीं था कि ज़िंदगी ने क्या रुख कर लिया है और हमारी ज़िंदगी अब किस तरह स्टार्ट होगी, ये हमने सोचा ही नहीं था। एक 15 साल मेरी एज थी, मुझे इल्म ही नहीं था। निश्चित भाई बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा वक्फा लेते हैं। 15 साल की उम्र में दोस्तों के साथ कराची आ गई, उसके बाद क्या हुआ उस वक्फे के बाद? माया कहानी में हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमारे सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें हमारा यूट्यूब है न्यूज़ 1 का, वहाँ जाकर तमाम एपिसोड के हिस्से देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपकी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, हमारा पेज है माया कहानी के नाम से, वहाँ पर आप हमसे ईजीली रब्ता कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं निशा। वक्फे पे निशा से मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, शायद दुखी भी इतनी है, उसका दिल इतना ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव हुआ है कि मेरे सवाल करने पर उसकी आंखें भीग गई, आंखों में आंसू आए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ऐसे नहीं रो, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो उसकी बात सुनी मैंने कि वो क्यों रो रही है, उसकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं, शिकायत उसको जिससे है, सुनकर थोड़ी हैरान हुई। इजाज़त हो तो बता सकती हूँ कि तुमने मुझे जो शिकायत अभी बोली, तुम अपनी वकालत छुपा के रखना चाहती थी, ये सच है, राइट? और तुम चाहती थी कि तुम खामोशी से इज्जत के साथ भीख ना मांगनी पड़े और तुम इज्जत की रोटी कमा सको, ऐसा ही है बेटा? जी जी। और फिर उसके बाद तुमने मुझे कहा कि किसी ने तुम्हारी खबर लीक की न्यूज़ चैनल्स में, किसी कहीं रिपोर्ट में, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ कहो, जो कहना है तुम्हें, दिल में जो भी है वो बात करो। मैं क्या कहूँगी। मैं जब कराची से आ गई तो हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मसाइल थे। पहले तो मैं भीख ही मांगना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी हमें इज़्ज़त के साथ सोसाइटी में आराम से रहने दिया जाए, हम इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, तालीम हासिल करें। लेकिन हमें सोसाइटी ने एक दीवार के साथ लगाया हुआ है, बस हमारे लिए या तो नाच गाना है या भीख मांगना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, एज इतनी कम थी, भीख मांगने पर मजबूर होगी। जब भीख मांगते मांगते 1-2 साल गुजर गया तो मैंने समझा ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तो मुझे किसी मकसद के लिए किया है। मैंने दोबारा से अपनी तालीम को कंटिन्यू कर दिया। जब सुबह में भीख मांगने जाती थी, शाम में पढ़ने जाती थी, जो मेरे अपने ख्वाजा सराद दोस्त थे उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। पढ़ाई में उन्होंने मेरा साथ दिया। कभी पैसे नहीं होते थे, कभी घर का रेंट नहीं होता था, खाने पीने की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन दोस्तों ने मिल मिलाकर मेरी ज़िंदगी को का जो पहिया था उसको जारी रखा। और फिर इस तरह करते करते मैंने इंटर कर लिया, बीए किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। ये मैंने सब कराची से ही आकर किया। फिर लास्ट में क्या हुआ, मेरे टीचर थे, वकील हैं वो, मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कम्युनिटी को साथ लेके चल सकती हो, तुम वकालत की तरफ आ जाओ। शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैं कैसे इतने ज़्यादा मर्दों में जाके वकालत कर लूँगी, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, हिम्मत दी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील बन के आपके सामने बैठी हूँ। So proud of you, so proud of you. घर वाले बहुत याद आते हैं? घर तो किसको याद नहीं आता, माँ बहुत याद आती है। लास्ट मंथ मिल के आई हूँ माँ को तो जब भी मिलती हूँ रोती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले वाली निशा बन जाऊँ, जो बहन भाइयों के साथ बैठूँ, महल्ले वालों के साथ बैठूँ, शादियों में जाऊँ, लेकिन नहीं। लेकिन मीडिया ने इतना ज़्यादा मुझे फेमस किया, हर न्यूज़ चैनल पर, हर फेसबुक पर, हर यूट्यूब पर। बस मुझे तो खुशी है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, सोसाइटी नहीं समझती, रिलेटिव नहीं समझते, शायद मेरे बहन भाई भी नहीं समझते हों, लेकिन बस अल्लाह को यही मंजूर था। माँ तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, माँ तो मेरे दिल में है, माँ को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकूँगी। क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं? हमारे पंजाब में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता। पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, माँ अच्छी है। क्यों ऐसा क्यों है? और ऐसा कब तक? मेरा सवाल इस मास्टर से है, कब तक? आखिर कब तक हम अपने खारा सरा
लोगों को जो उम्र में बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, उनको कब तक हम इन लोगों को डिग्रेड करते रहेंगे? कब तक? और हमारे अंदर सोचने करने वाला माशरे के अंदर कितना पित्ता है कि वो छोड़ता नहीं है, वो जान ही नहीं छोड़ा, वो सांस ही नहीं लेने दे रहा। ये अपने घर नहीं जा सकती है, जबकि घर में सब तुम्हारे साथ सपोर्टिव है। सब सपोर्टेड है मेरे साथ। मुझे अभी तक वो टिकट्स भेजते हैं, मैंने जाना होता है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे घर से हेल्प आती है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं ये समझ आती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद पर ही एक सवालिया निशान बन गई हूँ। मैं घर क्यों नहीं जा सकती? सिर्फ ये सोसाइटी से सवाल है, पेरेंट्स से नहीं कर सकती, सोसाइटी से, कि हम एक दीवार के साथ लगा दिया। क्या हमारे लिए ऑप्शन नहीं थे? अगर हमारे लिए ऑप्शन थे तो इतने कम ऑप्शन क्यों थे? क्या हम वकील नहीं बन सकते? क्या हम चैनल्स पर नहीं आ सकते? क्या हम अच्छे लोगों की तरह सोसाइटी में जाकर इज्जत से नहीं रह सकते? ये सोसाइटी से सवाल है, पेरेंट्स से नहीं। पेरेंट्स तो वैसे ही बहुत दुखी हैं, मजबूर होते हैं रिश्तेदारियों की वजह से, महल्लेदारियों की वजह से। माँ बाप से तो क्या बंदा सवालिया निशान करेगा या उनको ब्लेम करेगा? सोसाइटी का तो मैं सारा जितना भी ब्लेम कर सकती हूँ सोसाइटी को कर सकती हूँ। सोसाइटी को चाहिए था उनको इज्जत देते, उनको अप्रिशिएट करते, लेकिन लोगों ने तो मुझे मेरी ज़ात के लिए मुझे दब्बा बना दिया है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे वालिदैन को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। हाँ, मेरे अब्बा को सुनना पड़ता होगा शायद। मुझे तो बस एक दफ़ा पता है कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो मेरे अब्बा ने। रुक जाओ, वीडियो वायरल होने के बाद निशा के वालिद साहब के साथ क्या वाक़या पेश आया इस वक्फे के बाद? आज पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर माया कहानी के शो पे मौजूद है। ये जहां ये बहुत यादगार दिन होगा, वहीं पर निशा की कहानी सुनकर उतना ही दिल दुख भी रहा है। घर अपने नहीं जा सकती, घर वालों से नहीं मिल सकती, पहले की तरह सबके साथ बैठना नसीब नहीं हो रहा इसको। दूसरों के सब जो इसका लाइफ थी, जो इसका बचपन था, जो इसकी खूबसूरत यादें थी घर वालों के साथ, वो जाके दोबारा नहीं जी सकती। कैन यू इमेजिन फॉर अ सिंगल सेकेंड कि हम अपनों के साथ जाना चाहें और ना जा सकें? क्या दर्द होता है उनसे जो रोटी रोज़ी के लिए बाहर गए हुए होते हैं, जो नहीं जा सकते, उनको उनकी मजबूरी है। कोरोना ने और सबको जो है वो इस वक्त जो है लिमिटेड कर दिया है। वो इंसान जो जा सकता है और नहीं जा पा रहा, उसकी तो बहुत। जब तुम्हारे वालिद को तुमने कहा कि बहुत उनको तुम्हारी वजह से बहुत सारी बातें सुनने को मिली होंगी, कोई वीडियो वायरल हुआ था, क्या वीडियो था? तकरीबन लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा वीडियो वायरल हुआ। 19 में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मेरी ये ख़बर थी कि मैं वकील बनी हूँ पाकिस्तान की पहली फ़ाजित्रा। ये वीडियो मेरे घर पर पहुँची तो मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा, मेरी अम्मा से बात की कि उसका ये वीडियो आया, ये क्या है? तो वो इतना रोए, उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया। या अल्लाह! टेंशन में कि ये क्या हुआ है। क्यों? वो नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लोग उन्हें देखकर हंसते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। ये उसने मेरी माँ से बातें की। ये जब मैंने सुना तो मैं डिप्रेशन में चली गई। उन दिनों में मेरा सगा भाई, उसकी शादी थी, शादी सर पर बहुत करीब थी। मेरे कहने पे उन्होंने घर के कलर मेरी चॉइस पर करवाए। शादी की डेट मेरी डेट पर, जो मैंने डेट डिसाइड की मेरे भाई की शादी, मेरी डेट पर डिसाइड हुई कि मुझे कराची से जाने में घर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों मैं जॉब करती हूँ। तो सब मेरे कहने पे हुआ, लेकिन लास्ट टाइम में मेरी बदकिस्मती में शादी अटेंड ही नहीं कर सकी। ख़बर इतनी फैल गई रिश्तेदारों में, फैमिली में, तो मैं वो शादी अटेंड नहीं कर सकी। आज भी उस शादी का दुख लेके बैठी हूँ। खुद का भाई जिसकी मैं शादी सेलिब्रेट ही नहीं कर सकी। मैंने लोगों की इतनी शादियाँ सेलिब्रेट की, खुद के भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाई, इस वजह से कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, या वहाँ पर इतने ज़्यादा रिश्तेदार आए होंगे, मेरी वीडियोस चल रही हैं, मेरी पिक्चर्स चल रही हैं मीडिया में, तो उनकी इज़्ज़त ख़राब ना हो, मैं शादी पर ही ना जा सकी। जिसने रिपोर्ट वो चलाई थी, उसने आपसे पूछा था?
देखें कि मैंने चैनल्स पर एक चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया था, वो मेरा इंटरव्यू गूगल पर था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि जो मेरे इंटरव्यू मैं देकर आई हूँ वो गूगल पर चला जाएगा। पर बच्चे हर चीज़ तो गूगल पे, आपकी ईमेल इस वक्त गूगल पे, आपकी तस्वीरें इस वक्त गूगल पे, हर चीज़ आपकी इंटरनेट पर है। लेकिन उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि जो मेरा रियल नेम है वो कुछ और है, और जो मेरा निशा राव के नाम से फेमस हूँ, मैं इन चीज़ों पर समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आइडेंटिटी शो हो जाएगी। मुझे इस चीज़ का आइडिया अगर होता तो मैं चैनल्स पर ना जाती। यस, बट नाउ यू नो हाँ। कि अब हर चीज इज अब तो, अवेलेबल। हाँ। लाइक ये एक एपिसोड है ना माया कहानी की, तुम एक आ रही हो, कितने और दूसरे दीगर चैनल्स में भी जो है ये एपिसोड जाएगी। ये मैं तुम्हारी तस्वीरें देख रही हूँ माशाल्लाह से। ये तुम्हारे साथ कौन खड़े हैं, तुम्हारे ये मेरे साथ? टीचर खड़े हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स दोस्त हैं जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं या मेरे दोस्त हैं। ये मेरा इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी, उसका बैनर है। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ये ट्रांसजेंडर है, इनके केस के लिए अभी भी इनका केस चल रहा है, मैं इनके लिए जाती हूँ कोर्ट में। ओके। हाँ, ये इस सुना तरह की तुमने केस- शादियां भी कराई हैं, कोर्ट मैरिजेस भी हाँ, कराई हैं? मैंने 2-3 फ्रेंड्स हैं उनकी कोर्ट मैरिज करवाई थी, लड़कियां वाह, मेरी फ्रेंड्स हैं। कितना मजा आ गया। उनके तो दोस्त जो है वो वकील बन गई है। हाँ, उन्हें कहा है ना? कि निशा तुम वकील हो तो हमें इतना तो फ़ायदा हो कि तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे हमारी लेट शादी मिली करो। तुम, वरना तो मैं तुमसे मतलब फायदा उठाती हूँ तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आप कर सकते नहीं नहीं, थैंक यू सो ये मच। मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इनका इसमें गिरामी क्या है? इनका नाम मुदस्सर इकबाल चौधरी है। मुदस्सर इकबाल साहब है, ये हमारे साथ कॉल पर होंगे थोड़ी जी, देर में? अभी आएंगे। इन्होंने बहुत साथ दिया। जी, इन्होंने मेरा लाइसेंस में मेरे हिम्मत दी, हाँ। मेरे नाम को सीक्रेट 2 साल रखा। फिर अल्लाह, so इनके sweet। साथ मैंने केसेस लगाए। इन्होंने हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए 5 साल से फ्री केसेस देख रहे हैं। हाउ नाइस। और ख्वाजा सराओं को लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन इन्होंने उनके साथ बैठकर खाना खाना, उनकी हेल्प करना, उनके इश्यूज़ को सुनना। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आता वो लोग कौन हैं जो खालिद सराफ को अच्छा नहीं समझते। मैं शायद मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग हुई है। मेरी वालदा ने एक अलग दर्द और एक अलग ख्याल दिया है स्पेशली खालिद सराफ की तरफ। और मेरे शोज़ में, मतलब मेरे इतने, अल्लाह का बड़ा करम है, इतने शोज़ में मेरे खालिद सराफ पूरा का पूरा ग्रुप आता, बैठता, बातें करता। रमज़ान हो तो नात पढ़ते, किसी गरीब बच्चे की शादी हो तो सहरा गाते और बातें करते। और मुझे समझ नहीं आता वो माइंडसेट क्या है। कुछ चीज़ें और भी मैंने सुनी थी निशा को कि हमारे साथ एक कॉल पर भी एक हैं जो निशा, जिनका केस लड़ चुकी हैं या लड़ रही हैं, जिनके लिए उन्होंने एज अ वकील जो है जिनके लिए हेल्प की है। तो मैंने एक चीज़ सुनी भी थी कि निशा ने एक टाइम पे मजबूरन जब भीख मांग रही थी और स्टडी भी कर रही थी, उस वक्त निशा को भीख मांगने से रोकने वाले दीगर और भिखारी थे जिन्होंने निशा को धमकियां दी थी। वो क्या बांध रहा था वो भी सुनेंगे जरूर। हमारे साथ कॉल पर कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं डायमंड बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम डायमंड, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। डायमंड यानी कि हीरा, है ना? यस। बिल्कुल। अच्छा डायमंड, तुम्हारा केस जो है निशा लड़ रही है या लड़ चुकी हैं? मेरा केस तो खत्म हो गया है। मेरा केस मैंने जब प्रॉब्लम में थी काफी, तो मेरे पे ना चोरी का इल्जाम आ गया था, तकरीबन 2.5 लाख का ना। तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे कि मैं किसी मतलब बड़े वकील को अपने लिए हायर करूं। DH में मेरे साथ ये हुआ था वाकया। तो फिर मैंने 1-2 से बात की थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे राय किसी का मतलब बोला था कि किसी के जानने वाले थी। मैंने उनसे राय ली थी अपनी, लेकिन वो पैसे उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे बोल दिए थे, तो आई डोंट हैव मनी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उनको जो है दे पाऊँ। फिर उसके बाद ना हमारी एक और ट्रांस थी, उन्होंने कहा कि आप एक ट्रांसजेंडर है निशा राव, आप उनसे जो है कि मालूम करके देखो, शायद वो आपका केस देखे। तो फिर मैं निशा राव के साथ मतलब उनको मैंने उनसे बात की, तो फिर मैं इनसे मिली, तो फिर देन मेरा केस जो है ना, इन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और मेरा केस भी उसको हैंडल कर दिया। पैसे भी नहीं लिए? एक पैसा भी नहीं लिया? लॉकडाउन स्टार्ट था तो इनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने बोला मेरे पास क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो इतने। कैसा लग रहा है डायमंड, अपनी कम्युनिटी से कोई आगे बढ़कर मदद कर रहा है और वो आपका इमोशनल
सिचुएशन भी समझ सकती है, आपकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी समझ सकती है, प्लस आपके लिए एक अल्लाह ने मदद भी भेज दी। कैसा फील होता है कि अपने लोगों में से कोई आगे बढ़ा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील होता है हमें। बहुत ही नाइस फील होता है कि जाहिर सी बात है एक हम ही में से लोग ऐसे आगे और तरक्की करेंगे तो और बहुत अच्छी बात होगी। मैं निशा से बहुत इम्प्रेस हुई कि शी इज़ वेरी गुड एडवोकेट, भी बहुत अच्छी हैं और वे पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा नमूना भी पेश आई हैं। तो मैं अल्लाह पाक इनको बहुत ज़िंदगी दे। जो तकरीबन जितने भी हमारे ट्रांस हैं वो सब इसके लिए प्रे करते हैं कि अल्लाह पाक इसको जो है कि लंबी उम्र दे और अच्छे कामयाब जिंदगी बसर करने का फैसला ले। जी, थैंक यू सो मच डायमंड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब लॉकडाउन अभी 2 डेज़ हुए थे, स्टार्ट हुआ था मार्च में, या तो मुझे कॉल आई रात को 11-12 बजे डायमंड की हाँ कि इस तरह कर कर मुझ पर इल्ज़ाम है। तो इसने बोला अभी आओ आप मेरे घर पर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पहले तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, लॉक है, लॉकडाउन है, मैं नीचे नहीं आ सकती। तो जब ये रो पड़ी ना तो मैं फिर चली गई। जाकर मैंने इसको खाना खिलाया, इसको हिम्मत दी। मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारा केस हैंडल करती हूँ। तो How फिर sweet. इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है और इसके माँ बाप भी नहीं हैं और ये इसके पास अभी जॉब भी नहीं है। उस टाइम से लेके अभी तक इसके पास जॉब भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है अल्लाह पाक तुम्हें अच्छी जॉब भी देगा, लेकिन मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लूँगी, मैं तुम्हारा केस ऐसे ही देखूँगी। तो इसका मैंने 2 मंथ के अंदर अंदर केस सॉल्व किया। तो आज ये मुझे दुआएं करती है तो मुझे अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ उस्ताद होते हैं ना, उस्ताद ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैं हमेशा बहुत खुश नसीब रही कि मुझे हर जगह बहुत अच्छे उस्ताद मिले और शायद उन लोगों की शफ़क़त सिखाना, उन लोगों का बताना, चाहे वो मैं स्कूल हूँ, कॉलेज हूँ, उसके बाद मैं बाहर गई पढ़ने के लिए, वहाँ हो यहाँ हो कहीं भी, लेकिन उस्ताद का एक बहुत अहम किरदार होता है, चाहे वो आपको आपकी प्रोफेशनल फील्ड में क्यों ना मिले। आज इस वक्त हमारे साथ निशा के उस्ताद मौजूद हैं जिन्होंने निशा का बहुत ज़्यादा साथ निभाया जब शायद बहुत सारे लोग पीछे हट गए थे और शायद कोई भी साथ में नहीं था। ये तुम्हारी तरबियत है, तुम्हारा खून है जो बोल रहा है कि तुम आज भी अपने उस्ताद को अपने साथ रख रही हो। ये होती है ख़ानदानियत, ये होता है खून, ये होती है तरबियत। हमारे इसमें ग्रामी क्या बताया था? मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब शो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच, आपने अग्री किया कि आप आए। सबसे पहले तो पूछूंगी कि क्यों नशा की मदद क्यों की? असल में मेरा ख्याल है आपने भी कभी ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन की तरफ उनका इतना ज़्यादा ध्यान हो आपने भी नहीं देखा होगा, और आपने भी ट्रांसजेंडर्स को ज़्यादातर जो है वो बेगिंग करते हुए ही देखा होगा जी। तो मेरी जब पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि मैं जो है वो मास्टर्स करने जा रही हूँ, तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि भाई आपकी, जी हाँ बिल्कुल, आप इतनी एजुकेशन है। इन्होंने कहा जी। तो मैंने फिर इनको मोटिवेट किया। इन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती हूँ और मैं जो है वो अपनी लाइफ जो है वो इन्हीं के नाम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा अगर आपकी ये विश है कि आप इनके लिए काम करें, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको लॉ की फील्ड में आना चाहिए ताकि आप इनकी आवाज़ बन सकें। तो मैंने इनको मोटिवेट किया कि आप लॉ की तरफ आएँ, LLB करें और वकालत की तरफ आएँ। तो फिर इन्होंने फील्ड चूज़ की और जैसे जैसे ज़ाहिर है उसमें लॉ इनका कंप्लीट हुआ, एनरोलमेंट की तरफ गए, लाइसेंस की तरफ गए, तो इनको भी पता चला कि वाकई में अब सारे ट्रांसजेंडर्स जो है वो इन्हीं के पास आ रहे थे, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। और ट्रांसजेंडर्स भी बड़े हैरान थे, खुश थे कि हमारी भी कोई आवाज़ है अब। बिल्कुल सही है। आपका बहुत ज़्यादा जिक्र कि आपने बड़ा साथ दिया, आपने बड़ी हिम्मत दी, बड़ी हौसला अफजाई दी कि आप साथ रहिएगा। मुदस्सिर साहब, हमारे मैं वो वाक़या सुनना चाह रही हूँ निशा से, जिसमें ये चीज़ थी कि निशा जब सड़क पर सिग्नल पर भीख मांग रही थी और पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मजबूरी थी उस वक्त और कोई चीज़ नहीं थी पढ़ाई की वजह से, तो वहाँ पर लोगों ने आपको रोका। निशा, जिसने रोका वो दूसरे भिखारी थे, वो क्या माजरा था और जिन्होंने तुम्हें हक दिलाया वो कौन थे? देखिए कराची के अंदर सिग्नल्स पर अब मैं बातें आउट करूंगी तो लोग शायद बुरा समझें,
जब मैं बैगिंग करती थी मुझे तजर्बा आखिरी नहीं 1.5 था। मिनट है, जल्दी बताओ। हाँ। तजर्बा नहीं था मुझे हाँ। बैगिंग करने का, लेकिन कराची के अंदर आई थिंक सारे सिग्नल पहले से बुक होते हैं, भिखारी किसी नए भिखारी को मांगने नहीं अल्लाह देते। माफ करे, कह रही है मुझे कोई तजुर्बा नहीं था भीख मांगने का। हाँ, क्यों, मैं फैमिली से, इस तरह की फैमिली से थी कि मैंने कभी भीख मांगी नहीं थी, अल्लाह। लेकिन मैं किसी भी सिग्नल पर जाती थी तो वो बोलते थे भाई यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा मांगने वाले हैं, तुम नया सिग्नल पकड़ो। तो इस तरह करते करते मुझे 1 साल वेस्ट हो गया, मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला। कितना हंस रही है लड़की, पागल। अच्छा, उसके बाद जो है पुलिस वालों ने तुम्हारा हाँ, साथ फिर दिया? मैंने पुलिस वालों को अपना कार्ड दिखाया कि हाँ। मैं भाई स्टूडेंट हूँ कॉलेज की, हाँ। तो मैं ये पढ़ाई के लिए बैगिंग कर रही हूँ। तो इस तरह उन्होंने जाकर सिग्नल पर उनको धमकी दी कि भाई अगर इसको आप मांगने नहीं दोगे तो यहाँ पर कोई भी सिग्नल पर बैगिंग नहीं करेगा। वाह, वाह, वाह। इस तरह फिर मैंने उन बैगिंग पुलिस स्टार्ट वाले की। और सारे अमले के लिए भाई शुक्रिया कि आपने सही के लिए आवाज़ उठाई। मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच, आज आप आए और आपका आना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था बिकॉज लोगों को सीखना और आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं ना कि अगर अ ड्रीम विदाउट अ गोल इज़ जस्ट अ विश, अगर इसके पास एक का गोल नहीं होता कि मुझे ये हासिल करना है तो शायद वो सिर्फ एक ख्वाब रह जाता, लेकिन नहीं, उसने इसको सच किया हिम्मत और मेहनत के साथ, लेकिन आपने उसकी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह। तुम्हारे टीचर का भी शुक्रिया और तुम्हारा भी शुक्रिया। आखिरी जाने से पहले सब लोगों के लिए, जो तुम्हारे टीचर ने तुमको सिखाया या तुमने खुद सीखा, क्या कहना चाहोगी? आखिरी 30 सेकंड तुम्हारे पास कैमरा। देखें, मेरा इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं चाहती हूँ, निशा राव ने तो सारी ज़िंदगी 10 साल भीख मांगी रोडों पर, दूसरे जो यंग ट्रांसजेंडर्स हैं वो आकर भीख ना मांगें रोडों पर, ना बैगिंग करें, ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आए, ना डांसिंग में आए। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे इदारे को सपोर्ट करें ताकि मैं यंग ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन दूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको कुछ स्किल्स दूँ ताकि वो इज़्ज़त के साथ सोसाइटी में जाकर ज़िंदगी गुजार सकें। एक बात शुक्रिया के साथ ज़रूर कहना चाहूँगी तमाम देखने और सुनने वालों को, याद रखिएगा कि अगर ज़िंदगी में हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले ना कि बड़ा अच्छा है जी, बड़ा बहुत मज़ा आ रहा है सोफे पर, वेरी कंफर्टेबल, ठंडे ठंडे बैठे हुए और हमें ये करना है और हमें यूँ हासिल करना है, जब तक इससे उठेंगे नहीं ना, हासिल कुछ नहीं होगा। इसकी स्ट्रगल्स इसकी ज़िंदगी है, इसकी स्ट्रगल इसकी स्टोरी है, इसके स्ट्रगल इसकी सक्सेस है। लेकिन आज इसकी कहानी मैं और आप इसलिए सुन रहे हैं बिकॉज उसमें स्ट्रगल्स थी। अगर गुलाब के पत्तों पे चलती हुई कहानी होती तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 15 साल की उम्र में शहर छोड़कर दूसरे शहर आना, अपने घर वालों को छोड़ना, किसी के लिए हक के लिए आवाज़ उठाना, पूरे माशरे के अगेंस्ट जाकर लड़कर तालीम हासिल करना कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए अगर आपने कुछ जिंदगी में हासिल करना है, उस सोफे, उस कंफर्ट जोन से निकलकर हासिल कीजिए, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू निशा।